दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम आपको मिलाने वाले एक बहुत ही खास और स्पेशल पर्सनालिटी, एक विजनरी लीडर। और ये इंटरव्यू क्यों स्पेशल है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। अभी तक बहुत सारे व्यूवर्स ने, आज 22 देशों से 1 लाख से ज्यादा लोग ये रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने बोला, सर आपने बहुत बड़े बड़े आइकॉन्स के इंटरव्यू ले लिए, आपने ऐसे भी इंटरव्यू ले लिए 55 साल 60 साल से जो रियल एस्टेट में, पर हमें कुछ ऐसी स्टोरी बताइए जो 6-8 साल 10 साल में शुरू करके बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऐसी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक रियल एस्टेट गेम चेंजर की ऐसी कहानी जिसमें मैं आज आपको मिलाने वाला हूं एक विजनरी लीडर जिनका नाम है मिस्टर पार्थ मेहता। ही इज फाउंडर एंड एमडी ऑफ पैराडाइम रियलिटी मुंबई। दिस कंपनी इज फाउंडेड इन 2015। पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। 150 प्लस फैमिली स्ट्रेंथ इनका है, मतलब इनके साथ काम करने वाले लोग 8 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, 1300 प्लस हाउसेस कंस्ट्रक्टेड, 1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्टेड लैंड, 5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ प्रोजेक्ट एक्वायर्ड, 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। और अगर मैं इनके अवार्ड्स के बारे में बात करूं तो एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट 2019 बाय ET नाउ पार्थ मेहता सर को मिला। यंग अचीवर्स अवार्ड 2019 बाय मार्केटिंग मेवरिक अवार्ड की पार्थ मेहता सर को मिला। और एक्सीलेंस इन डिलीवरी 2019 बाय ET नाउ। तो ऐसे एक विजनरी लीडर आज आपसे इंटरैक्ट करने वाले हैं। पूरा इंटरव्यू देखिए, जुड़े रहिए। और आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा पार्थ मेहता जी से। स्वागत है पार्थ मेहता जी आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। थैंक यू डॉक्टर अमोल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को आपके प्रेस्टीजियस शो के लिए चुना। सर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ऑडियंस तो वेट ही कर रही थी और वो तो चाहते ही थे कि कोई यंग लीडर से मिले जिन्होंने 6-8 साल में रियल एस्टेट में एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ ग्रो किया हो। क्योंकि इस रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज का एक सिंपल पर्पस है कि आने वाले 10 साल में हम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट, एथिकल नॉलेज देना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। और वो पॉसिबल है जो रियल एस्टेट के रियल सुपर हीरोज है, जो साइड पे काम करके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उन लोगों के साथ। पार्थ सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे कि आपका एजुकेशन कैसे हुआ, मतलब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, और कैसे आप रियल एस्टेट में एंट्री किए, थोड़ा वो बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरा रियल एस्टेट में एंट्री इन द ईयर 2007 हुआ। उसके पहले आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। आई एम टिपिकल खार सैंटा क्रूज बैंड्रा बॉय जो यहाँ सबब में ही रहते थे। एंड मेरे ग्रैंडफादर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी चलाते थे। वो बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थे अंडर द नेम ऑफ मेहता जयसिंह एंटरप्राइज। उन्होंने बहुत से अच्छे बिल्डिंग्स लाइक दरामल टावर, हिंदूजा हॉस्पिटल, जूजिम खाना वगैरह बनाए थे एज अ कॉन्ट्रैक्टर। बट उनका जब डेथ हो गया था तो मैं अपना MBA करने के लिए सिंगापुर SP जैन गया था। सिंगापुर दुबई का जो 1 ईयर MBA कोर्स था वो करने गया था। उसके बाद मेरे फादर काफी टाइम अब्रॉड रहते थे पहले, सो ही वाज नॉट एक्टिवली इन बिजनेस। तो एट अर्ली एज वो थोड़े रिटायर हो गए थे, सो ही वाज नॉट एक्टिवली इन द रियल एस्टेट साइड। बट बोलते हैं ना, जहाँ से खून आता है तो वो लाइन वहीं अट्रैक्ट करती है। तो आफ्टर डूइंग MBA इन फाइनेंस, आफ्टर डूइंग बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम नरसी मोंजी, उसके बाद फाइनेंस वाला आदमी कैसे रियल एस्टेट में आ जाता है उसका एक शॉर्ट जर्नी बताऊंगा। तो मैंने बिटवीन मेरा बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज नरसी मोंजी एंड MBA के पहले 1-1.5 साल सिटी बैंक में काम किया एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो जब मैं एक सवा साल वहां काम कर रहा था, मैं रियलाइज में एक जगह पे बैठ के खाली फाइनेंस और नंबर क्रंचिंग का काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। आफ्टर हैविंग फाइनेंशियल डोमेन एक्सपर्टीज, स्टिल आई एम नॉट एबल टू फोकस कि मैं इस पे कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। मतलब मैं समझ गया कि मेरा फोटे है बिजनेस डेवलपमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, PR, लोगों से रोज नई नई चीजें सीखना, एंड समथिंग टू डू विद लॉट ऑफ फील्ड वर्क। दैट्स माय एक्सपर्टीज जो मेरे को रियलाइज हुआ। स्टिल आई सेड चलो भाई, आज की तारीख में बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज करके कोई जॉब तो मिलेगी नहीं, तो टू डू अ जॉब आई एम श्योर आई नीड एन MBA। तब मैंने इमीडिएटली एजुकेशन लोन लेके MBA SP जैन से किया। उस टाइम पे जब मैंने MBA करके आया तो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को रियल एस्टेट में इंक्लिनेशन बेटर थी, बिकॉज आई फेल्ट ऑलवेज वेरी अट्रैक्टेड टू एंड एनकरेज्ड बाय क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स व्हिच वर मेड। लोग किस तरीके से बनाते थे, और एक काइंड ऑफ अच्छा काम करने की एक मन में धड़स थी, एक पेट में हंगर थी, भूख थी कि कुछ अच्छा काम करना है, वेयर नॉट ओनली money making is the target, but you leave a legacy where at least people remember you for what you have created. Right. मतलब मेरा हमेशा सोच था, पैसा तो हमेशा फॉलो करेगा अच्छे काम को। हम खाली पैसे को फॉलो करेंगे और काम पे फोकस नहीं करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म 2020 जैसा हो गया, जो मजा नहीं आएगा। अगर अपने को नेक्स्ट 30 years 40 years एक फील्ड में रहना है, अगर आपको एक बिजनेस में काम करना है, तो योर इंटेंट एंड इंटेग्रिटी शुड बी वेरी क्लियर ऑफ डूइंग गुड वैल्यूएबल वर्क व्हिच हेल्प्स द सोसाइटी ओवरऑल। And in that spree, money making will always happen. Right. तो मैंने उस टाइम पे एक सक्सेसफुल कंपनी वाधवा ग्रुप थी,
वहाँ तभी मिस्टर संजय छाबरिया उधर काम करते थे, तो उन्होंने मेरे को मेरी लाइफ का पहला जॉब दिया, तो ही वाज वन ऑफ द प्रमोटर्स दैट टाइम। तो वहाँ पे मेरे को लकीली वो कंपनी में 4 साल ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि मेरे को हर काम करने मिला अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर विजय वाधवा एंड मिस्टर संजय छाबरिया, जो आज बॉम्बे में वाधवा ग्रुप इज काफी नामचीन कंपनी है। तो उधर मेरे को राइट फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट, एक्विजिशन, HNI सेल्स, रीडेवलपमेंट के टेंडर भरना से लेके बिजनेस कैसे एक्वायर करना, वो मेरे को एक इन प्रिंसिपल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला अंडर वेरी गुड लीडर्स हु हैव डन गुड वर्क इन बॉम्बे सिटी। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन डेस्टिनी वर्क, आई वाज एट द राइट प्लेस राइट टाइम। वो भी एक मिड साइज कंपनी से लार्ज साइज कंपनी ग्रो हो रही है। तो एक कोई भी आदमी करियर चालू करे, मैं हमेशा सबको एडवाइस देता हूँ, एक छोटी कंपनी ज्वाइन करो या कंपनी जो मिड साइज है वो ज्वाइन करो, क्योंकि जब उसमें ज्वाइन करते हो तुमको तुम्हारे हाथ हर जगह गंदे करने मिलते हैं, तो तुम हर चीज में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो। वहां पे तुमको बोला नहीं जाता तुमको क्या करना है। इनफैक्ट तुम आके सामने जब कोई भी मिड साइज या स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बोलोगे मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुमको उतनी सारी चीजें करने देगा। तो सब यंगस्टर्स को मेरा एक ही मैसेज है कि लर्निंग पे ध्यान पहले करिए, बाद में अर्निंग पे ध्यान दीजिए। हम अगर खाली सैलरी गिरेंगे और अर्निंग देखेंगे कि भाई EMI भरना है, ये खर्चे करने वो करना, तो लर्निंग नहीं होगी। अगर हम अपने आप को एक डेटाबेस की तरह बना देंगे कि भाई हर चीज में, लोग बोलते हैं कि बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ नन। नो, डोंट बी जैक ऑफ ऑल, बी मास्टर ऑफ वन। मैं बोलता हूँ टुडेस टाइम बी जैक ऑफ ऑल, देन यू कैन मास्टर इन व्हाट यू नीड टू डू। जब तक तुमको सारी चीजें समझ नहीं आती है, आई डोंट थिंक सो तुम कहाँ मास्टर हो सकते हो। सो ये मेरी जर्नी रही है, वेयर आई वाज वर्किंग आफ्टर माय MBA आई जॉइंड वाधवा ग्रुप। वहाँ मैंने 4 साल बिताए। वो मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे बड़ा PhD है, MBA है, कि वहाँ पे मेरे को प्रैक्टिकल जो सीखने मिला, कैसे बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे नेगोशिएशन करते हैं, कैसे माल बेचते हैं, कैसे परमिशन लाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को राइट तरीके से पोजिशनिंग करते हैं, वो सारी चीजें मेरे को वहाँ सीखने मिली। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ डीप आंसर। और बहुत सारी चीजें हमारी ऑडियंस को इससे सीखने मिल रही है, मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये पूछना चाहूंगा कि पैराडाइम रियलिटी के बारे में हम तो जो जानते हैं वो है गूगल पे जो अवेलेबल है, जो प्रोजेक्ट्स हमें दिखे, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब पैराडाइम रियलिटी क्या कर रहे हैं, आगे के क्या प्रोजेक्ट्स, तो थोड़ा डिटेल में बताइए। तो आई विल स्टार्ट के 2015 अगस्त में हमने पैराडाइम रियलिटी की लीव डाली थी। हम लोग बहुत ही छोटी कंपनी थे। हमने एक रेंट पे 1000 स्क्वायर फीट की ऑफिस ली। हम लोग 4 जन थे जो मेरे टीम में जुड़े। उस टाइम पे हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, बट सोच बहुत क्लियर थी कि क्या करना और क्या नहीं करना है। तो वी वर वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि हमको एक अच्छी कंपनी बनानी है जिसमें कोई जात का ज़्यादा लेवरेज नहीं रहे, ज़्यादा डेट नहीं रहे। जो काफ़ी हमारे से बड़े डेवलपर्स ने गलती की थी, वो गलतियाँ हम ना करें, कि भाई हम लोग एक अपना निश बनाया मार्केट में कि कोई हमारे साथ क्यों काम करना चाहता है। सो उस टाइम पे हमने दो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में लिए। एक सैंटा क्रूज में हमने एक रीडेवलपमेंट लिया था जो हमने 18 महीने में खत्म किया, विच वॉज फास्ट एंड वेरी गुड प्रोडक्ट। उस टाइम पे हमने 2 और प्रोजेक्ट लिए थे। खार में हमने 50 अपार्टमेंट्स का मिक्स कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल यूज का मेन खार एसवी रोड पे 1/2 एकड़ का प्लॉट लिया था, एंड बोरीवली में 2 एकर्स का एक रीडेवलपमेंट प्लम SRA प्रोजेक्ट लिया था। तो हमारे पास 2-3 काम थे जिसमें हमको लगा कि अगर हम ये काम अच्छे से टर्न अराउंड करें एंड एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, तो आई थिंक कंपनी को एक अच्छी फुटिंग मिल जाती है इन 2-3 डिफरेंट मार्केट्स। तो हमारी स्टार्ट वहां से हुई। 3-4 जन से टीम बढ़ते रही, 2-3 ऑफिसेस बनाए। पहले हम हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के फंड से काम करते थे, फिर काफी बैंक और NBFC ने हमारा काम देख के सपोर्ट किया। तो हमको जो मच नीडेड पेट्रोल चाहिए था, वर्किंग कैपिटल चाहिए था, वो काफी बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने हमारी इंटेंट देखी कि भाई हमने कभी कोई भी एक भी दिन बैंक का डिफॉल्ट नहीं किया, कोई भी डीले नहीं किया, सैलरीज डीले नहीं किए। वी डिडंट टेक आवर कैश फ्लो फॉर ग्रांटेड। हमने फोकस करके रखा कि भाई नहीं, बिल्डिंग भी काम पे होनी चाहिए और जो भी मार्केट के कमिटमेंट्स है वो भी ऑनर होने चाहिए। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अवर डिसिप्लिन एंड हाइजीन हमको काम लगा, एंड अच्छे लेंडर्स, बैंक्स एंड NBFC सपोर्ट करने लगे। उस तरीके से हमने 2-3-4 प्रोजेक्ट और लिए, एंड इन द स्पैन ऑफ 6 years आज आपके सामने ओवर 1600 फ्लैट्स डिलीवर्ड एंड ओवर 250 पीपल इन द टीम इज व्हाट वी आर सिटिंग एट राइट नाउ, वेयर विद गॉड्स ग्रेस हमने बहुत अच्छी, वी टेक लॉट ऑफ प्राइड दैट हमने बहुत अच्छी मैकेनिज्म, मशीनरी बना के रखी है एज अ टीम,
जो हर चीज को हैंडल कर पाता है। जैसे डिजाइन लेवल में हमारे पास अच्छे लोग हैं, अप्रूवल की अच्छी टीम इन हाउस है, हम टेनेंट्स या स्लम इवैक्यूएशन करते हैं उनकी टीम एक्सपर्टीज अलग है, बैंकिंग फंड रेजिंग की टीम अलग है, कंस्ट्रक्शन का हमारे पास बहुत अलग डोमेन नॉलेज है। सो आई टेक लॉट ऑफ प्राइड दैट हमारी जो यंग टीम है व्हिच इज so driven and so passionate that the vision that I have they are able to execute and implement it in the manner in which I look forward. So I see that हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोग सब दूरदृष्टि वाले हैं। उन लोग समझते हैं कि कंपनी को आज से 10 साल बाद एक बड़ी कंपनी का हैसियत मिल सकता है, पौधा मिल सकता है, वो औहदे के लिए उन लोग जी जान लगा रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट है कि अच्छी कंपनियां अच्छे लीडरों से नहीं बनी है, अच्छी कंपनियां अच्छे फॉलोअर से बनी है। तुम्हारी टीम में कौन से लोग होते हैं जो तुम्हारे विजन को बैक करे और खाली ईमानदारी और हार्डवर्क करे, तो आई थिंक सारे गोल अचीव हो सकते हैं। बिकॉज ये बॉम्बे सिटी ऐसा है कि पैसे की कमी नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी आइडिया और अच्छी कैपेबिलिटी तुम विजन को बैक कर सको, तो आई थिंक फंड रेजिंग या एग्जीक्यूशन इज नॉट अ बिग चैलेंज। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इन्होंने सिर्फ आंसर नहीं दिया है, इन्होंने आपको एक रोड मैप बता दिया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है कि एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इफ यू वांट टू ग्रो किन चीजों पे आपको काम करना है। और इतनी अच्छी क्लैरिटी थी इनके आंसर में कि आज 250 लोगों की टीम, दोस्तों एक बात को समझिए, अगर एग्रीकल्चर के बाद पूरे भारत में कोई सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो रियल एस्टेट है। 250 लोगों की इन हाउस टीम, कम से कम 400-500 वेंडर्स, 5 से 10 हजार लेबर काम करते हैं। जब आप 1600 फ्लैट डिलीवर करते हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का विजन जब किसी लीडर में होता है, तब जाकर वो विजन को टीम समझती है और फॉलोअर्स डेवलप करती है। आगे बढ़ेंगे, आपका इंस्पिरेशन, आपके लिए मेंटर या लीडर कौन रहा जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और ये सब इतना इंस्पिरेशन, इतनी क्लैरिटी कहां से आई? कौन है आपके आइडल या आपके मेंटर? So I'll tell you, पहले मैं सेकंड पार्ट पहले आंसर करूंगा कि क्लैरिटी पहले से नहीं आई थी, हमने भी बहुत गलतियां की, हम भी सीखते रहे, हम जब बिल्डिंग बनाते रहे, हम जब काम करते रहे, डीलिंग करते रहे, हमारी भी बहुत एरर्स थी, मिस्टेक्स थी जाने अनजाने में, जो हमने कैपिटलाइज करके बिल्ट अपॉन किया कि भाई चलो पहले 2 प्रोजेक्ट में ये गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है डे 1 पे, लेकिन सोच अच्छी रहनी चाहिए कि तुमको अच्छा काम करना है। हमने भी कुछ चीजें बहुत समझी कि भाई हमने बिल्डिंग बनाते ही गलती रही, तो बिल्डिंग खत्म करने के बाद भी हमने वो गलतियां सुधारी। कहाँ पे छोटी से छोटी चीज के भाई हमने 300 फ्लैट डिलीवर किए, 5 फ्लैट में अगर पानी आया तो 2 साल बाद खत्म होने के बाद भी हमने एड्रेस किया, क्योंकि हम समझते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस इज नॉट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में जहाँ आपने 1000 टोयोटा गाड़ी एक ही मोल्ड में निकाल दी मशीन में से और एक ही तरीके से दे दिया। इट इज अ पर्सनलाइज्ड बिजनेस वेयर लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस ह्यूमन टच, ह्यूमन एजेंसीज। तो गलतियां होने वाली है, मिस्टेक्स होने वाली है। तुम्हारी चीज अगर तुम 10 on 10 कमिट करोगे तो कभी 8 on 10 होने वाली है। इश्यू ये है कि जब प्रॉब्लम है तुम उसको फेस कैसे करो, तुम उसको एड्रेस कैसे करो, तुम उसको सॉल्व कैसे करो। तो आपकी गुडविल एज अ ब्रांड तभी बनती है जब आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने हमारी गलतियां भी की है, उसको हमने सॉल्व किया और लर्निंग की तरह लेके आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए इंप्लीमेंट किया, व्हिच इज माय फर्स्ट मैसेज। सो दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंड कि हमको क्लैरिटी क्या नहीं करने की है वो आई, नंबर 1। नंबर 2, मेरे मेंटर में क्या हुआ था, हमने जो स्प्री किया बिजनेस का, वी रियलाइज्ड बहुत सी कम रियल एस्टेट कंपनीज है जिन्होंने एक फॉर्मेट में लगातार 10-10, 20-20 साल काम अच्छा किया है। कोई कंपनियां 3-5 साल ऊपर होती है तो 3-5 साल नीचे होती है। तो वी आर नॉट इन अ रैट रेस बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, डिफरेंट बिजनेस प्लान एंड एस्पिरेशन। बट वेयर पैराडाइम इज कंसर्न्ड एंड आई एम कंसर्न्ड, मैंने कंपनीज लाइक रुस्तम जी देखी, जो मिस्टर बमर एनारी मेरे पर्सनल बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको एज ए इंस्पिरेशन देखा कि कैसे काम करते हैं, कैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टर्न अराउंड करते हैं, कोई भी लैंड नहीं खरीदते, एंड किस हिसाब से उन्होंने भी एक कंपनी को अच्छी तरीके से एक मकाम पे ले आए कि बॉम्बे की वन ऑफ द टॉप 5-7 ब्रांड्स में वो आज है। हमने बहुत अच्छे से काफ़ी दूसरे डेवलपर्स को भी हमने फॉलो किया, जो लोग बहुत हाइजीनिकली काम करते हैं, क्लैरिटी के साथ, लाइक ओबरॉय रियल्टी, किस हिसाब से सनटेक काम करता है, या किस हिसाब से छोटे मिड साइज डेवलपर्स में लोटस डेवलपर्स एंड सुप्रीम डेवलपर्स काम करते हैं। तो हमने 4-5 डेवलपर्स मिड साइज एंड लार्ज साइज में देखा कि वो क्या लगातार कर रहे हैं कि उनकी इतनी रेपुटेशन एंड गुडविल है। क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा ना सर, आपके अच्छे ब्रोशर एंड वीडियोस देख के कोई माल नहीं खरीदता, तुम्हारी मार्केट रेपुटेशन पे लोग खरीदते हैं। क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने हमारी जब लाइफ की पूंजी, हार्ड अर्न मनी, हमारी इंटरेस्ट पे लिए गए होम लोन के पैसे हम प्रोजेक्ट पे या तो कंपनी पे नहीं डालते, कौन प्रमोटर है उस पे डालते हैं। राइट। कंपनी कब हो सकती है? जब आप गोदरेज और टाटा हो,
वो एक ब्रांड है जो 100 साल से चल रही है. बट अगर वो नहीं हो, तुम गोदरेज, टाटा या महिंद्रा नहीं हो, देन इट इज योर प्रमोटर हु इज ड्राइविंग द कंपनी के भाई मेरे पैसे डूबेंगे नहीं. 3, 6, 9 महीने रियल एस्टेट में लेट स्टेट होता है. कोविड आता है, परमिशन अटकती है, लेबर प्रॉब्लम आते हैं, अपने देश में 50 फेस्टिवल आते हैं, सारे इश्यूज आते हैं. 3-6 महीने ऊपर नीचे ठीक है, बट टिल द टाइम यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर क्वालिटी, योर डिलीवरी एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल, वेयर योर रेसिप्रोकेशन इज देयर कि भाई गुड बैड अगली तुमने फोन उठा के जवाब दिया. आई थिंक दैट्स द वे ब्रांड्स आर मेड. Right. So thank you so much for sharing this. What is your leadership strategy behind all this? You are running a business at such a small time. You have done excellent work. So what is your leadership strategy behind all this? So my leadership strategy is very simple. That I think I'll first go in the market. कि 2011 to 20 market काफी difficult रहा है. Right from DC rule changes, GST, RERA, नोटबंदी, different NBFC crises have come, different working models have come कि पैसे खाली काम के लिए अवेलेबल है, अपफ्रंट लैंड के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है, पैसे बहुत ही कम लिमिटेड डेवलपर्स को मिल रहे हैं, यू नॉट गेटिंग फंडिंग अक्रॉस द बोर्ड इजीली जैसे अदर कंट्रीज में मिलते हैं. सो आई थिंक 10 साल एक सेक्टर बहुत सफर हो गया है. एंड विद दिस महाराष्ट्र न्यू गवर्नमेंट हियर एंड द विजन दे हैव ब्रॉट इन, आई थिंक 2021 से ये एक नया टर्न हो रहा है नेक्स्ट 10 साल के लिए. बिकॉज there has been maturity in the market, there is compliance in the market, there is regulation in the market, people have understood, there is transparency in the market, customer knowledge and information with the tech age is superb, जिसमें हर जन की कुंडली एक क्लिक पे मिल जाती है. So I feel there is so much of visible knowledge available across the board where nobody can fool anybody. So only compliant players are going to be there. To मार्केट अगर नेक्स्ट 5-10 साल सपोर्ट किया है, वे अंडर आवर पीएम्स लीडरशिप, वेयर हाउसिंग फॉर ऑल वो बोल रहे हैं, तो आई फील एक निश हमने जो बनाई है लाइक अफोर्डेबल लग्जरी, वेयर हम 6 करोड़ रुपए वाले को भी 2 करोड़ के फ्लैट में सेम आनंद दे सके, 3 करोड़ के बजट वाले को भी 1 करोड़ के फ्लैट में सेम आनंद दे सके, बेटर कम्युनिटी स्पेसेस बना सके कि लोग का घर छोटे हो बट वो पोडियम कॉमन एरियाज पे अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, रूफटॉप्स अच्छे से डिजाइन हो, कॉमन एरियाज इस तरीके से हो कि लोगों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सुविधा हैंडल हो जाए, उनके रिक्रिएशनल सेटअप फैसिलिटीज लाइक थिएटर्स, लाइक कम्युनिटी स्पेसेस, बैंक्वेट्स, बिजनेस सेंटर्स, गेस्ट रूम्स एक्सेट्रा हैंडल हो. तो पैराडाइम इज फोकसिंग ऑन अ निश वेयर हम अच्छे लेआउट्स डेवलप करें, बट एट अफोर्डेबल प्राइसेस वी आर एबल टू गिव ऑल दिस टू कस्टमर्स. बिकॉज आई डोंट shy away in saying we are not into ultra luxury segment. I don't shy away in saying that we are not into MMR regions of 3-4-5,000 rupees a square feet. We are in a ticket size of 70-80 lakh rupees up to 3 crore rupees ticket size, 4 crore rupees ticket size, where I feel major traction is coming to Bombay, where people want their homes. 2, we are not expanding our wings across 5 cities, 10 cities. We are focused कि भाई we are players in Bombay. तो हम Bombay के suburbs and limited up to South Bombay के few locations we want to focus, where we feel there is an area of influence कि लोग हमको पहचाने, लोग हमारे काम को देखे, लोग हमारी पेडिग्री को समझे, एंड हम वहां पे ही काम करना चाहते हैं. हम अननोन मार्केट्स एंड ज्योग्राफीज में नहीं जाना चाहते. सो दैट्स माय स्ट्रेटजी ए ऑफ लीडरशिप. 2, आई एम वेरी वेरी क्लियर दैट वी वांट टू क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट too much dependent on day-to-day changes. We are trying to standardize as much as possible. क्योंकि going forward क्या होगा, सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है हमारे लाइन में टू absorb, retain and motivate good talent. क्योंकि सब लोगों को बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, कोई गलत नहीं है, सबको कमाने चाहिए. आज जो आदमी एक्स कमाता है उसको अगले साल में ज्यादा चाहिए, थर्ड ईयर में उसको जब तक डबल रेस का जॉब नहीं मिलता है, तो लॉयल्टी इज बिकम वेरी लेस इन आवर इंडस्ट्री. सो आई एम working very hard to try and create a loyal team who is aligned with the company's vision, where if they go, they work with integrity, hard work and smartness. I'm not say hard work, smart work with hard work. If it's a good combination with intelligence, they should be sure that with Paradigm our future and long-term growth is taken care of. So if I'm able to create that conviction amongst my employees and people, I think people will be with me. And if assuming they go somewhere else, I'm very happy that someone else is taking care of them better than I can take care of. So I'm very progressive in that thought कि अगर मैं नहीं खुश रख पा रहा हूँ इसके लिए वो किधर और जाए. So good luck, God bless them. So that's been our thought and ethos.
Oh, superb. And you have answered 2-3 questions in that. आपने ये भी बता दिया कि आप अपने टीम को इंस्पायर कैसे करते हैं, आपने ये भी बता दिया कि आगे उनके लिए आप क्या प्लान करें. अब एक इंडिविजुअल सवाल आपकी लीडरशिप से रिलेटेड. ऐसा कहा जाता है कि लीडर, द एनर्जी ऑफ द लीडर इज द एनर्जी ऑफ द टीम. अपने आप को इतना एनर्जेटिक रखने के लिए, पैशनेट रखने के लिए आप क्या रिचुअल फॉलो करते हैं? कोई सक्सेस हैबिट या मॉर्निंग का आपका रिचुअल क्या है? कैसे एक सीईओ अपने आप को मेंटेन रखता है, वो थोड़ा बताइए. So ये question में I'll not lie, but I'm not one of the very healthy bit where I'm not like a lot of other CEOs or leaders जो सवेरे 6 बजे 5 बजे उठ के सारी चीजें करें. मैं हर न्यू ईयर अपने आप को रेजोल्यूशन देता हूँ कि मैं ये साल करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ वैसे. So I'll be very honest in saying I start my day 7:30. I ensure that at least thrice a week or 4 times a week I do 1 hour of walk or some exercise, at least 45 minutes a day. So it's I think very important to get your mental thoughts right. Yes. And to spend that me time. वो खुद का टाइम किधर भी स्पेंड करना बहुत जरूरी. May not be a gym, it may not be a yoga, it can be anything. Walking on the road, walking on the treadmill, just doing some stretches in your terrace. जिसकी जो सुविधा अवेलेबल हो उसके हिसाब से. But that आधा पौना घंटा दिन में morning with yourself only, I think is very important to gather the entire day together. I basically start my work by between 9:30 10 in the morning, and evenings I try to wrap up by 8:39. Sometimes once twice a week I do till 10, but it's a basically 10 to 12 hour working schedule जो मैं मेरी ऑफिस एंड घर बहुत बाजू में है, so I save lot of time on traveling. So that's I've been blessed that मेरा घर खाली 10 मिनट दूरी पे है from our head office, so my travel time is saved. So I'm able to put in major time in office hours. And I ensure that every 3-4 months I take good 4-5 days of holiday for personal time. हर 3-4 महीने किसी को भी एक ब्रेक लेना 3 से 4 दिन बहुत जरूरी है. हर 6-8 महीने में एटलीस्ट 8-10 दिन का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन यू डिस्कनेक्ट एंड यू रियलाइज कि तुम क्या सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या क्या तुम बेहतर कर सकते हो. एंड दैट पर्सनल टाइम बीइंग आउट ऑफ बॉम्बे इज वेरी इंपॉर्टेंट. Generally, I don't want to sound very old and novel for this, but it's very important to cut off from your mobile, etc. Also, once you're home after night 9:30, हम इतना digital world में घुस चुके हैं where हम बाजू में भी बैठे रहते, we are always on the phone. So I try at least after night 10 o'clock till morning 8 o'clock, I try and give a detox from my mobile, etc. or social media or maybe emails, so that you are having that time on your own. Whether it may be watching a TV, watching a movie, reading a book, or maybe hearing music or sitting with friends and spending some good time. But I think those things are very, very important to get your mental framework in sync. Right. Thank you so much, Parth ji, for sharing this. And I want to tell our audience कि ये सब चीजें देखिए, एक शेड्यूल जो बन जाता है ना, यही आपके अंदर के उस लीडर को बाहर निकालता है. जैसे आप सब जानते हैं, I am already a real estate entrepreneur for the last 15 years. We are running 3 companies. And this is my vision and this is my mission कि अगले 10 साल तक की रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे. नेक्स्ट सवाल एक आपसे ये पूछना चाहूंगा, वैसे तो आपने इसे कवर किया था कि बहुत सारी चीजें रियल एस्टेट में आ जाते हैं. कभी कोई ग्लोबल रीजन आ जाता है, मान लीजिए कोरोना की वजह से, कभी जीएसटी, कभी कोई लोकल लॉ है या कुछ है, या नोटबंदी या जीएसटी, कोई भी चीज का. तो आपके पास जब ये प्रॉब्लम आया पिछले कुछ सालों में, और आपको शुरू करके भी 6-7 ही साल हुए हैं, तो ये 2 साल ऐसे बीते, तो आपने कैसे उसे लिया? वो पॉजिटिव लिया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ा वो बताइए. सर एक बात आप समझ के चलिए, रियल एस्टेट लाइन ऐसा है, इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंडेंट के गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, लॉट ऑफ थिंग डिपेंडेंट ऑन बायर माइंडसेट एंड बायर साइकोलॉजी. कि भाई एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा होता है तो हमारी मार्केट बाद में सुधरती है, ओवरऑल सब स्लो होता है तो घर बिकम्स द लास्ट प्रायोरिटी. बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज मेड अ गुड बोल्ड इंटरेस्ट रेट्स कर्व किए हैं, परमिशंस जल्दी दिए हैं, चीजें को जिस तरीके से प्रोत्साहन मिलना चाहिए एक रियल एस्टेट को वो मिला है अंडर दिस गवर्नमेंट. सो वी हैव रियलाइज्ड दैट हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम हमारा रिएक्शन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति कंट्रोल कर सकते हैं. सो एग्जांपल, जब जीएसटी वगैरह आया, हमारे मार्जिन्स कम हुए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई हम हमारे मार्जिन्स पकड़ने के लिए माल लेट बेचे और प्रोजेक्ट थोड़ा डिले करे एक्सेट्रा, या प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म करे और मार्जिन्स को किल करे. तो हमने उस टाइम मार्जिन्स को किल किया कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, कि भाई हमने सोचा कि वो 500 या 1000 फ्लैट डिलीवर टाइम पे हो जाएगी तो आगे हम लोग को गुडविल मिलेगी. तो हमने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को त्याग दिया फॉर लॉन्ग टर्म हाइजीन एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट. क्योंकि जब पॉलिसी चेंज होती है तो सेल्स स्लो हो जाता है, लोगों को समझने टाइम लगता है, कंफ्यूजन का माहौल रहता है. उस टाइम पे अगर तुमने तुम्हारी कंस्ट्रक्शन चालू रखी साइट पे, परमिशन से लिए, और तुमने प्रोग्रेस दिखाया, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट की. एंड वो हमने ऑन किया. That's the way we work. 2, जब कोविड आया
तो हमारे पास चॉइसेस थे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स नियरिंग कंप्लीशन थे, हमने सोचा बेहतर प्राइस में बेचेंगे, रेडी करके बेचेंगे। नहीं, हमने कोविड में भी सस्ते में माल बेचा, कहाँ ना कहाँ कमाई वेफर थिन मार्जिन कर दी, बट कैश फ्लो मैनेज किए कि हमारा बैंक एक भी दिन डिले नहीं हुआ। हमने कोविड में एक भी जन को सैक नहीं किया एज अ ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक भी इंस्टॉलमेंट में हम डिफॉल्ट नहीं हुए, या हमारी कोई बिल्डिंग बंद नहीं रही अदर देन दैट 1-2 months ऑफ एब्सोल्यूट लॉकडाउन। सो unless I think you put your integrity and intent in place first, I think everything else falls rather. जब तुम्हारे मन में एक ठान लेते हो कि तुमने जिसका पैसा लिया है तुमको टाइम पे मकान बनाना है, या जिसने तुम्हारे पे विश्वास किया उसको तुमको डिलीवरी देनी है, तो आई थिंक सारे डिसीजंस उसके बाद अपने आप गिरने लगते हैं। That's what my belief has been. True. Thank you so much for sharing this in detail. और दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही तो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की खासियत, यही है मुंबई मेरी जान। इसके पहले हमने आपके सामने एक मुंबई से इंटरव्यू लेकर आए थे अजमेरा रियल्टी के सीईओ धवल अजमेरा जी का, वो भी एक बहुत शानदार इंटरव्यू था। और आज पार्थ मेहता जी भी इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करें कि एज रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप कोई भी रोल प्ले करो, आज आप एक एडवाइजर हो, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एक इन्वेस्टर हो, एक डेवलपर हो, एक बिल्डर हो, ये इंटरव्यू सबके काम आने वाला, इतनी अच्छी चीजें आप तक पहुंच रही है। मेरा नेक्स्ट सवाल शॉर्ट में, अब मैं आपसे आंसर फटाफट चाहूंगा कि कोई एक ऐसी बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि जो उसने आपकी जिंदगी को बदल दिया, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुक जो आपको बहुत पसंद है? So I think the Blue Ocean Strategy is a very good book which I feel a lot of entrepreneurs should read, and there is a book called Good to Great where good companies, how they have been from average companies to good companies and great companies. I think that's a great book that I feel I personally read. I'm not a very avid reader, but I do that too. मैं ये फीडबैक दूंगा, जो लोगों को ज्यादा रीडिंग भी नहीं पसंद है, YouTube में बहुत से इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड ब्लॉग्स आते हैं ऑफ वेरी गुड पीपल। जैसे मैं फॉलो करता हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने कैसे काम किया है, उनकी जर्नी कैसे रही है, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स के साइकिल कैसे देखे हैं। तो जिसको रीडिंग का शौक नहीं है वो यूट्यूब में ये सबके वीडियोस भी देख सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसमें प्लस पॉइंट क्या, यू नॉट ओनली गेट योर इंटरेस्ट, जो भी सब्जेक्ट हो आपका इंटरेस्ट, वेदर इट्स आर्किटेक्चर, वेदर इट इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और वेदर इट इज सेल्स रिलेटेड, वेदर इट्स मोटिवेशन रिलेटेड और लीडरशिप रिलेटेड, ये सब्जेक्ट्स यूट्यूब में आप गूगल करोगे, इतने यूट्यूब में आते हैं वेयर यू सी लॉट ऑफ इंटरनेशनल आउटलुक ऑल्सो, नॉट ओनली डोमेस्टिक आउटलुक। सो जब वो व्लॉग्स आप जब ट्रैवल कर रहे हो या घर पे बैठे हो टीवी पे देख रहे हो या स्मार्टफोन पे देख रहे हो, योर थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स चेंजिंग कि लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, हमने हमारा माइंड कैप किया हो सकता है कि हम इससे आगे कर नहीं सकते, यही हो सकता है। बट हमारी माइंड में इतनी शक्ति है कि अगर हम उसको ओपन कर दे और हम एक बाधा या रोड ब्लॉक नहीं डाले कि हम इससे आगे नहीं कर सकते, तो आप बिलीव करिए हर एक आदमी अपने कैपेसिटी में जो वो चाहता है वो उस तरीके में काम करेगा, तो आज नहीं तो इवेंचुअली 10 साल में वो चीज पे जरूर पहुंचेगा। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक ऐसी चीज हम आपसे सुनना चाहेंगे जो अभी तक आपकी लाइफ में कभी घटी, तो ये रियल स्टोरी जो आपके, जब आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सीख रहे थे या आपके वर्क में, एक इमोशनल स्टोरी जो आपको कनेक्ट करती हो रियल एस्टेट के बिजनेस से, कभी हुआ, या कोई क्लाइंट को हैंडल कर रहे थे, या कोई लैंड एक्विजिशन या रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, ऐसा कुछ? सो अमोल जी, ऐसे काफी एपिसोड्स रहे वेयर आप एज ए डेवलपर अपना IQ छोड़ के EQ से काफी कॉल लेना चालू कर देते हो, वेयर यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर हार्ट मोर। सो in our delivery experience we have faced many a times challenges where लोग अपना घर लेना चाहते हैं but because of multiple reasons of problems, job के issues वगैरह, वो नहीं ले पाते। where I have because की end of the day मेरे को मेरी कंपनी के कैश फ्लो भी चलाने, मेरे को मेरी बिजनेस को भी जस्टिस देनी है, but certain places we have taken exceptions where I have thought कि भाई अगर आदमी genuine है और उसको कहाँ पे तकलीफ है तो we should give some time and we should let that person do needful if the intent is right, and उसको थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि क्या होता है, घर एक ऐसी चीज है वो आदमी के बहुत सोच एंड मेंटल स्टेट को बहुत अफेक्ट करता है, बिकॉज उसके लिए उसकी फैमिली का कमिटमेंट, वाइफ का कमिटमेंट, फादर मदर का कमिटमेंट, सब उस पर जुड़ा है। सो उस चीज में हमने थोड़ी चीजें बिजनेस को छोड़ के पर्सनल इमोशंस को आगे रख के ली हुई है, वैसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं। बाकी मेरे लाइफ में इनफैक्ट आई हैव बीन लकी कि मैं जो भी लैंडलॉर्ड्स, डेवलपर्स या पार्टनर्स के साथ काम कर रहा हूँ उनसे मेरे को बहुत सपोर्ट एंड सीखने मिला है, बिकॉज आई वाज अ न्यू गाय, हमने पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। टुडे वी आर ओनली लेस देन 6 years ओल्ड। 6 साल पुरानी कंपनी में लेगेसी इतना नहीं था, बट लोगों ने हमारे पे विश्वास किया कि नहीं, ये बिल्डिंग बना के देगा या ये काम खत्म करके देगा या पूरा करके देगा।
तो हमारे से जो 6-8 महीने कमिटमेंट्स में कभी लेट हुआ है, आगे पीछे हुआ है, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि समय की चोरी करो, कभी कमिटमेंट और व्यवहार की चोरी मत करो। समय ऊपर नीचे हो सकता है, 2, 4, 6 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, वी आर ड्रिवन बाय मार्केट सेंटिमेंट्स, वी आर ड्रिवन बाय मार्केट साइकोलॉजी। तो उसके कारण हमारी चीजें आगे पीछे होता है, बट जो बोला गया है ट्राई टू अडियर इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज लॉन्ग रन में जो लोग तुम्हारे से परिचित रहे वही तुमको नया काम देंगे, उनके रेफरेंसेस से ही नया काम आना है। तुम्हारे पास एक मार्केटिंग या मीडिया साधन एक तरीके से एनेबलर है, बट इवेंचुअली योर रेपुटेशन एंड योर गुडविल इज गोइंग टू सुपरसीड ऑल ऑफ दैट। सो व्हाटएवर यू कमिट, एक तो सोच के करिए, और अगर करते हो तो लेट्स ट्राई टू ऑनर इट। हमने बहुत हार्ड वे ये सब सीखा हुआ है, सो दैट आई कैन शेयर विद माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द लर्निंग्स ऑफ योर हार्ड वे। मैं आगे बढ़ूंगा कुछ टेक्निकल चीजों की तरफ, जिसकी जल्दी आंसर हम आपसे चाहेंगे कि रियल एस्टेट में मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है, और आपको क्या लगता है कि बदलते समय के साथ रियल एस्टेट में मार्केटिंग का क्या है? I think marketing, like any other businesses, marketing plays an important role. Product जितना भी अच्छा हो, जब तक तुम लोगों को पहुंच नहीं पाओ या लोगों को अवेयरनेस नहीं दे पाओ, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कभी क्रिएट नहीं होती। So marketing में I feel with the digital age and time and with the way online marketing is working, I think the whole digital space of real estate is going to go for a boom. रोज नए apps आ रहे हैं। I would rather say आज के तारीख में जो हमने सीखा हुआ है कि marketing has been taking a very major role, where awareness to customers has increased too much because of technology and the mobile apps, etc. So I feel this is going to go higher and higher. Print media and all the other mediums are definitely going to take a backseat, because लोगों के पास attention span बहुत कम हो गया। तुम वो 30 seconds 60 seconds में first level of interest कैसे जाग सकते हो, that has become the biggest challenge। जिसमें लोगों को तुम भीड़ में से how can you get a class out of mass, right? That has become very difficult challenge, which we are also trying to crack every day, right? That how better we can sell and generate business. So I think that's the way marketing is going to look at. Two, I think today's time, with the way knowledge and information is, the biggest hero is your site performance. Yes. तुम्हारी साइट की प्रोग्रेस, तुम 2 ऐड कम करोगे बट साइट पे 100 जन के जगह 200 जन काम करते होंगे, तो वो तुम्हारा मार्केटिंग है, राइट? तुम्हारा हमने बहुत एक छोटा चीज चालू किया था 2016 में, जो मैं बताना चाहूंगा, जो किसी ने नहीं चालू किया। एज अ फर्स्ट जनरेशन डेवलपर मेरे पास क्या काम किया था, हमारे पास था नहीं, लेकिन हमने वो टाइम से 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट से हर महीने कंस्ट्रक्शन अपडेट का वीडियो बनाते थे कि भाई हर हफ्ते बैंकर, कस्टमर, वेंडर, सप्लायर, जो हमारे नेटवर्क में थे, सबको एक व्हाट्सएप या तो मेल जाता था कंस्ट्रक्शन अपडेट। होता क्या था, भले वो मेरा बायर नहीं है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन जाता था कि ये हर महीना प्रोग्रेस कर रहा है, राइट? उनका चीज क्या है। सिमिलरली हमारा सोच क्या था हमेशा, वी आर नेवर नॉट अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी एज ऑफ नाउ, बट 2016 से वी प्रिपेयर अ एनुअल रिपोर्ट एवरी मंथ, every year, जो हर मार्च, April every year we used to publish, giving insight about what the company has done in the entire year. Financials, sales कितना किया, year on year growth कितना रहा, year on year construction कितना ज्यादा किया, year on year घर कितने deliver किए। I think all that helps in creating a lot of confidence in the buyers mind. जो हमने किए, तो ये सब छोटे स्टेप्स है। हर कंपनी को अपने अंदर झांकना है कि कौन सी चीजें तुम्हारी जो तुम उछालना चाहते हो, तुम्हारी यूएसपी क्या है। हमने सैंपल फ्लैट्स बनाते थे जिसमें हम कभी भी शो फ्लैट नहीं बनाते थे, हम वो डालते थे जो हम एक्चुअल लोगों को दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ सिविल आइटम्स, फिनिशिंग्स एक्सेट्रा। तो लोगों को क्या हम बताते थे कि यही आपको फ्लोरिंग मिलेगा, ये बाथरूम फिटिंग मिलेगा, ये वॉल मिलेगा, ये विंडो मिलेगा, बट ये काइंड ऑफ इंटीरियर आप बना सकते हो अपने घर में, राइट? सो योर कम्युनिकेशन वाज मोर ऑनेस्ट एंड अर्नेस्ट, दोनों। Right. Super. Thank you so much for informing that. Now we'll move towards the most important department, backbone of company कहा जाता है सेल्स। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आपका सेल्स का मॉडल कैसा है? क्या आपके एम्प्लॉय सेल्स करते हैं? क्या आपके लिए चैनल पार्टनर सेल करते हैं? क्या कोई हाइब्रिड मॉडल है जिसमें एम्प्लॉय एंड चैनल पार्टनर मिल के लिए आपके सेल्स करते हैं? So as a paradigm, out of 270 people, we have about 80-90 people in sales and CRM. We have an in-house team full-fledged available where customer sales, collection, marketing, online, digital, we do in-house. लेकिन जैसे हम हर लास्ट ईयर we did about more than 800 apartments of sale. What we realized is सब कुछ in-house नहीं होता है. We tie up lot of people with expertise who can get us lot of distribution network कि माल कैसे ज़्यादा बेच सकते हैं. So we've done work successfully with Guardians, with marketing agencies like Anarock.
where Okay. we've been helped के भाई अगर हम 50 फ्लैट बेच सकते हैं तो उनके आने के बाद हम 200 बेच सकते हैं. So for that limited period of time, we do tie up with specialized marketing and distribution agencies. Okay. Plus 70% of our sales is through normal CPs and brokers. तो हम हमारे brokers को काफी मोटिवेट करने की कोशिश रखते हैं जितना भी हम रख सके, एंड उनको हमारे कंपनी के तरफ लॉयल्टी लाने के हिसाब से हम उनको मोटिवेटेड करके रखते हैं, उनका अटेंशन हम रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट दैट टॉप परफॉर्मर पीपल गिव अस अ प्रायोरिटी कंपेयर्ड टू अदर 10 डेवलपर्स. वो हम ट्राई करते हैं. We are not very active in marketing space or in terms of hoardings, etc. digital. It's case to case. Launch time पे हम ज़्यादा करते हैं marketing. अच्छा. We believe in more of localized way of trying to promote business through brokers and through word of mouth. So that's been our strategy for sales. थैंक यू सो मच. मैनेजमेंट का क्या रोल होता है एक रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन में? डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो मैनेजमेंट का क्या रोल आपके हिसाब से एक कंपनी में होता है? See, I think there are three folds to it. Every successful organization has to have their strategy in place of what they are trying to do. You cannot do everything. You cannot try to chew everything. You cannot be everywhere. You need to select your focus areas कि आप क्या कर सकते हो. So a good strong management first, if it's in sync with the vision of the company, तो they will design a plan कि भाई ये साल हमको ये करना है, ये चैलेंजेस को इस तरीके से करना है, या ये साल में हमारे 3 डिलीवरी है 4 डिलीवरी है तो उनको जल्दी डिलीवर करके कैसे कैश फ्लो खड़ा करना है. So as management, your key strategy is very, very important, which they derive. Two, along with management, I think second in line is equally important, who execute the strategies. Because eventually क्या है, drawing board पे and budgeting में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. Everything looks very glamorous. But उसको जब execute करने जाते हो तो चीजें उस तरीके से execute नहीं हुए तो भी problem. So the vision which is there in the management, how they're able to dream run and execute it, it's like a relay race. Everybody has to pass the buck to the next person properly. अगर डिजाइन वाला अप्रूवल वाले से नहीं लेगा तो कंस्ट्रक्शन सफर करेगा. फंडिंग कंस्ट्रक्शन की होगी नहीं और सेल्स वाला बेचेगा तो कलेक्शन नहीं. So I think every department is intertwined where each one has to play their own role in whatever the best way they can. Thank you so much for such a wonderful answer. Now we'll move towards the common platform of real estate. कि real estate में आगे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? स्पेशली अगर मैं बात करूं मुंबई मार्केट की, तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? आई थिंक बॉम्बे मार्केट एक समुद्र जैसा है. आप कितना पानी ले सकते हो समुद्र में से, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर है. राइट फ्रॉम अ स्मॉल डेवलपर जो एक दो छोटे रीडेवलपमेंट करते हैं, टू अ मिड साइज कंपनी लाइक आवर्स जो एक लार्जर स्केल कर सकता है, टू कॉर्पोरेट कंपनीज like the Adanis, Godrej's and Mahindras of the world, Shapoorji's of the world, who've got so much available. I think going forward, I feel next 5-10 years, I'm extremely bullish, especially on Mumbai. I think with the rate of interest coming down and the way government has been giving SOPs and FSI benefits to developers, it's going to be a competitive market where rates are going to be affordable at all stage. 3, I'm very excited for the way metro and the way infrastructure development is there. So right from Navi Mumbai to extended suburb, everything is going to be so well connected that I think price parity is going to come across everywhere. So हर एक locality अपने तरीके से एक micro शहर बस जाएगा. So I think that's the way a good suburb or a city is dwelled. And in this, I see a lot of growth for a company like Paradigm, who wants to do good scale work in a timely manner and sell at affordable rate. So I think the system support is there. Now it is our capability and execution ability that हम वो system को कितना हम लोग perform कर पाते हैं. That's entirely on our management's capability. Thank you so much. Now we'll move towards the last 2-3 questions. सबसे पहले upcoming breed of real estate entrepreneurs को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? रियल एस्टेट सक्सेस मंत्र अगर मैं 2-3 शब्दों में या लाइन में आपसे पूछूं तो क्या हो सकता है? Stay truthful to what you're committing, first thing. Okay. Think and commit, second thing. Right. And third, if you commit, even if you don't make money और पैसे नहीं बनते तो भी वो पूरा करो. क्या बात है, बहुत बढ़िया.
चलिए मैं पूछना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रियल एस्टेट में अब होता जा रहा है ट्रेनिंग एंड कोचिंग का। और एज ए रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एज ए सीईओ जब हम रिक्रूट करते हैं, हमें ऐसा कोई, जैसे किसी को इंजीनियर हायर करना हो, आईटी कंपनी डालनी हो, तो आपके पास ऑप्शन है। किसी को फाइनेंस का कोई फॉर्म शुरू करना, आपके पास बीकॉम सीए ऑप्शन है। लेकिन रियल एस्टेट में जब हम रिक्रूट करते हैं तो कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेशन, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है? एंड एज अ टीम वी ऑल आर वर्किंग ऑन दिस ट्रेनिंग एंड कोचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर इंडिया ऑन रियल एस्टेट लेवल। तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या रोल प्ले करता है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रियल एस्टेट? So I'll tell you very very honestly, जैसे मैंने बोला, एक टैलेंट की बहुत बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है लाइन, because lot of people are moving out of real estate and going to other sectors, and other sectors are coming in. So I feel हमने अभी तक कोई रियल एस्टेट वालों ने प्रोफेशनल कोचिंग का कभी सोचा नहीं है, like other industries which I've seen in lot of other businesses. With this proper training, hand holding, mentoring and seminars that they do on a regular basis. I think going forward, what's going to define a mediocre company and a great company is all the communication skills, the convincing skills, and the ability to convert the client. Yes. ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, जिसके लिए मैं समझता हूँ आदमी कोई भी सेक्टर से आए, उसको अगर बेसिक पैरामीटर्स पे ट्रेन किया जाए तो कोई भी क्रॉस सेक्टर वाला आदमी भी in a matter of 1 to 2 months train हो सकता है. Right. So as Paradigm also, we are trying to build in capabilities where we can start looking at training people who come in. One is your training with regarding to your domain expertise, and second is your soft skills. तो मैं soft skills को ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि domain knowledge तो काम करते अपने आप आ जाएगा. But soft skills अगर अच्छी रही तो तुम लोगों को इतना attract कर पाओगे अपनी तरफ. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। और हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 15 साल से रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर में इस फील्ड पे काम कर रहा हूं, और 2018 में पीएचडी अवार्ड होने के बाद एक्सक्लूसिवली पिछले 5 साल से हम रियल एस्टेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, और एक ऐसा मॉडल भारत में लेकर आए जिसका नाम है रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग सिस्टम। फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, एक मार्केटिंग एजेंसी को और एक एडवाइजर को क्या देख के किसी रियल एस्टेट बिल्डर को सेलेक्ट करना चाहिए? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज, बहुत सारे एडवाइजर्स हमें फॉलो करते हैं, बिल्डर्स फॉलो करते हैं, तो उन्हें क्या देखना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? तो आपका एक लास्ट आंसर। आई थिंक लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड एजेंसीज, मैंने रियलाइज किया है, काम के भूख में एंड एक हंगर टू डू मोर वर्क, काफी टाइम सभी लोगों के साथ काम कर लेते, किसी के साथ भी और सबके साथ। मैं एक चीज बोलता हूँ, आदमी है ना, पैसा बाद में कमाता है, एज टाइम एंड एफर्ट रोज खर्च होता है। You spend your age, time and effort every day. तो spend it on people whom you can have conviction कि इनके साथ में next 5 या 10 साल काम कर सकते हैं। Because जहाँ पे तुम्हारे पास principals के साथ, promoters के साथ या management के साथ comfort हुआ है, business वहीं repeat होने वाला है। Business वहाँ नहीं repeat होगा जहाँ पे आपका नया relation हमेशा dwell होता है। जहाँ पे एक ongoing relationship रहने वाला है, business वहाँ पे ही आपका प्रमोट होगा। सो मेरा ऐसा कहना है कि वर्क विद लॉयल्टी, वर्क विद फ्यूअर पीपल, डू मोर वॉल्यूम, बट वर्क विद लिमिटेड सेट ऑफ पीपल वेयर योर आइडियोलॉजीज आर मैचिंग. One thing. Number 2, I think there is no shortcut to success, where eventually, even if the path is difficult, follow slightly harder path, where at least end of the tunnel you are going to make money and get out successfully by honoring your commitment. Trying to quickly maybe get into deals which are not going to be healthy for long run. And still doing it for the sake of getting upfront cash flows or monies, I think that doesn't work in long run. In long run, that hygiene has to be maintained. At the end of the road, you should also make money, your client should get the delivery, and your developer should be happy. Right. Thank you so much. Thank you for such an honest advice. At the end, I want to say thank you to your entire team members, to our team members for coordinating in such a wonderful way. And thank you, Parth ji, for giving your wonderful time. So we had such a wonderful interview. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you so much, Dr. Amol. Thank you.